नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। तमाम तरह की देश में चर्चाएं चल रही हैं। छत्तीसगढ़ इस वक्त देश की राजनीति में चर्चाओं में है, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 3 जगह चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार है। इसलिए राजस्थान भी चर्चाओं में है और छत्तीसगढ़ भी चर्चाओं में। चर्चाओं में इसलिए है छत्तीसगढ़ क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के घर वहां पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। उन्हें ईडी के दफ्तर में बार बार बुलाया जा रहा है। चर्चाओं में इसलिए है कि बीजेपी के नेता नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में नंद कुमार साय वहां पर शामिल हुए। चर्चाओं में इसलिए भी है कि सचिन पायलट राजस्थान में मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं, तो एक नजर छत्तीसगढ़ में भी जाती है तो वहां भी लोग कहते हैं कि साहब टीएस सिंहदेव भी सरकार के कार्यों पर डाली और मुख्यमंत्री से थोड़ा सा निराश। वैसे आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव जो कि कांग्रेस की सरकार में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में मंत्री है, बहुत ही सरल, सहज और ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार नेता है। इसलिए मुद्दे की बात में आज हम उनसे रूबरू होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में जो टीएस सिंहदेव जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करें। टीएस सिंहदेव जी, आपका मुद्दे की बात में स्वागत है। प्रणाम जी। टीएस सिंहदेव जी, राजनीति में वैसे तो हर चुनाव में ऐसा हमने देखा है और छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, आप लोग एक बार फिर से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उस विषय पर चर्चा करता हूं जो आजकल चर्चाओं में चल रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो स्वाभाविक तौर पर हर राजनीतिक पार्टी तैयारी भी करती है। अगर कांग्रेस की सरकार को देखें तो करीब करीब 4.5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को हो गए, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार को हो गए। और इन 4.5 साल में चूंकि 6 महीने बाद आप चुनाव में जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता को क्या बताने वाले हैं कि 4.5 साल में ये हमारी उपलब्धियां हैं जो आपके लिए कारगर हैं, जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं कर पाई, हमने किया। कि चुनाव के पहले जिन बातों को कहा गया था कि जवाबदारी मिलेगी तो हम लोग करना चाहेंगे और करेंगे, ये हमारे लक्ष्य हैं। 36 बड़े लक्ष्य थे और 280 कुल बिंदु थे। इनमें जिन लक्ष्यों को हम हासिल कर सके हैं इस समय काल में, उनको अवश्य लोगों के सामने रखेंगे। किसानों की बात है, कर्जा माफी की बात है, 2500 से ऊपर धान की खरीदी की बात है, 355 रुपए में गन्ने की खरीदी की बात है, 1800 रुपए में मक्के की खरीदी की बात है, 4000 रुपए में तेंदूपत्ता खरीदी की बात है, कोडो कुटकी रागी को न्यूनतम मूल्य में खरीदने की बात है। 50 से ज्यादा बल्कि 60-70 वन उपज हैं अन्य तेंदूपत्ता के अतिरिक्त, जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य में छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है। बिजली बिल को हाफ करने की बात है। शहरी क्षेत्रों में छोटे आकार के जो भूमि थे जिन पे रोक लगाई थी पिछली सरकार ने खरीद बिक्री पे, उसको खोलने की बात है। टैक्सेस को कम करने की बात है। एक तरफ रजिस्ट्रेशन इत्यादि के दर को कम करने की बात है। उसके अतिरिक्त कोई नया टैक्स लगाए बिना काम करने का प्रयास है। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं स्वामी आत्मानंद जी के नाम पे। उनका व्यापक प्रभाव, उनकी व्यापक मान्यता पूरे प्रदेश में बन गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात है, सहायिकाओं की बात है, मितानिनों की बात है, पटेलों की बात है, चौकीदारों की बात है। जिनके लिए जो कुछ हम कर सके हैं, वो सारी बातें हैं। जो नहीं किया है उसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। समय है, उसमें करने की कोशिश की जाएगी। शहरी क्षेत्रों के विकास की बातें हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पहल किया गया कोरोना काल के बावजूद, उन उपलब्धियों की बात है। लोगों को ये सारी चीजें अगर महसूस हो रही होंगी तो हम इन मुद्दों को लेके और आगे क्या हम करना चाहेंगे, उन बातों को लेके अगले चुनाव में जाएंगे। ये आपने उपलब्धियां बताई, अगर कमियों का जिक्र करें या जो आप नहीं कर पाए, करना चाहते थे, करना चाहिए था, वो क्या है? मुख्य रूप से जो शासकीय कर्मचारी हैं, इनकी जो मांगे थी, इनकी आवश्यकताएं थी, नियमितीकरण की मांग थी, वेतन विसंगतियों को दूर कर पाने की मांग थी, रसोइयों की बात है, मितानिन कह रहा हूँ, सफाई कर्मी जो हैं इनके पारिश्रमिक को बढ़ाने की बात थी, विद्या मितान की बात थी, जो अनौपचारिक शिक्षा
उपलब्ध करा रहे थे बच्चे, उन लोगों की बात थी। दैनिक वेतन में जो लगे हैं उन लोगों की बात है। तो एक शासकीय कर्मचारियों का एक वर्ग है जिसको हम अभी उन बातों को पूरा नहीं कर पाए हैं जो घोषणा पत्र में रखा गया था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूनिवर्सल हेल्थ केयर के कानून को हम अभी नहीं ला पाए हैं। कुछ ऐसी बातें कही जा सकती हैं। सिंचाई का क्षेत्र है, और ज्यादा सिंचाई बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती थी, इसमें वो नहीं हो पाया होगा। तो ये बातें हैं जो चुनौती के रूप में सामने रहेंगी। रोजगार और शासकीय रोजगार हम उपलब्ध करा सकते थे क्या? स्व सहायता समूहों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हम लोगों ने काफी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। और राष्ट्रीय एजेंसियों ने आंका भी है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी काफी कम है। फिर भी बेरोजगारी भत्ता, और बेरोजगारी भत्ता तो एक छोटी सीढ़ी है, तात्कालिक व्यवस्था है। रोजगार हम कैसे दे सकते हैं? तो सरकारी नौकरियां कितनी, और उसके अतिरिक्त समाज में जो काम मिलते हैं वो कितने? सरकारी नौकरियां कहते हैं कि 2% से ज्यादा आबादी को नहीं मिल पाती, इतने फंड्स उपलब्ध नहीं रहते। सबकी मंशा सरकारी नौकरी पाने की भी रहती है, तो वो तो एक असंभव सी बात है। फिर भी जो कर्मी हैं, जो काम कर रहे हैं, डेली वेज वाले, जो कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति में है, नियमितीकरण की बातें हैं, ये जो मुद्दे हैं ये अभी डील करना शेष है। जी, ये जन घोषणा पत्र का जिक्र बार बार विपक्षी पार्टियां करती हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस एक जन घोषणा पत्र लेकर आई थी, तमाम सारी बातें और वादे उसमें किए गए थे, और अगर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तो उसी जन घोषणा पत्र में जो बातें की गई थी उसी के अनुसार की गई हैं। लेकिन जन घोषणा पत्र अगर आप उठाकर देख लें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं। शराबबंदी भी उसमें एक है। आप मानते हैं कि जन घोषणा पत्र में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पूरी नहीं कर पाई कांग्रेस? गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, ये दृष्टिकोण के हिसाब से आदमी देख सकता है। बहरहाल कई ऐसी चीजें हैं घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु जिनके लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। जैसे कर्मचारियों का मैंने बताया, तो जो टीचर्स थे इनको रेगुलराइज करना। पहले वो पंचायत शिक्षक थे, वो शिक्षा विभाग में आ गए, ट्राइबल विभाग शिक्षा विभाग मर्ज हो गया, एक बड़ा कदम था। उसको सरकार ने पूरा करने में सफलता हासिल की। और कई बिंदु जो मैंने बताए उनको सरकार ने पूरा किया। यूनिवर्सल पीडीएस छत्तीसगढ़ ने लागू किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक का इलाज कुछ बीमारियों के लिए एपीएल बीपीएल सभी परिवारों के लिए उपलब्ध कराया। तो कई चीजें हैं जो हासिल की भी। और मुझे लगता है मैंने मेरे पास घोषणा पत्र है और मैं पीले मार्कर से मार्क करता जाता हूं कि कितने काम हो गए कितने नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग दिमाग बंद करके रखते हैं और केवल ये कहते हैं कि हमने सब कर लिया। क्या क्या किया, ये मेरे पास डेली मेरे साथ वो किताब रहती है, और एक एक उपलब्धि जैसे पूरी हम कर पाते हैं तो वो हाइलाइटर से, पीले रंग का हाइलाइटर यूज करता हूं, उससे मैं मार्क करता जाता हूं। तो उसमें बहुत सारे पीले चिन्ह लगे हुए हैं मेरे पास जो घोषणा पत्र की कॉपी है। साथ में ब्लैंक भी दिखता है कि ये हम अभी नहीं कर पाए हैं। आपने नशाबंदी की बात की, ये हम नहीं कर पाए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि ये इस चुनाव के पहले हो पाएगा। एक कठिन निर्णय है। वो ट्राइबल एरियाज के लिए 5 लीटर की छूट तो थी ही। ये उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये घोषणा पत्र, और ये इस तरह से मैं मार्क करता जाता हूं जी। तो अपने लिए एक आईना में हमेशा सामने रखता हूं कि जो कहा था वाकई में हम कहां तक पहुंचे। नहीं कि कुछ नहीं किया। आप अपने लिए तो आईना रखते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार या उसके मुखिया अपने सामने आईना रखते हैं? जरूर रखते होंगे, क्योंकि इस आईने से कोई नहीं बच सकता। हमारा आईना कोई कांच नहीं है, हमारा आईना हमारी अंतरात्मा होती है, और अपनी अंतरात्मा से भिन्न कोई व्यक्ति जीवन यापन नहीं करता। तो हम सबको मालूम रहता है कि वास्तव रूप में हम कितने पानी में हैं, कितना हमने कहा, कितना हमने किया, कितना हम नहीं कर पाए, कितना और जो बचा है समय हम कर पाएंगे। और कुछ जो चीजें हैं जैसे शराबबंदी, मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है इस कार्यकाल में, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। तो वो हमारा नेगेटिव जाएगा कि हमने कहा था हमने नहीं किया। कारण उसके कुछ भी हो सकते हैं। इस प्रकार की
चीजें हैं, इस प्रकार की बातें। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि हर चुनाव में होता है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसा बयान होता है जिसे बीजेपी बहुत प्रमुखता से उठाती है और वो ये बताने की कोशिश करती है कि देखिए साहब, हिंदी हिंदुत्व हिंदुस्तान का जो आजकल जिक्र चल रहा है। ऐसे ही एक मुद्दा कर्नाटक की राजनीति में आ गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया कि पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। अब इसे लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर बीजेपी के तमाम नेता ये बात कर रहे हैं कि साहब बजरंगबली को कैद करने की बात की गई है, और देखिए बजरंगबली के कार्यकर्ताओं को भी कैद करने की बात की गई है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या मानते हैं? क्या ये सभी राज्य सरकारों में होने चाहिए? छत्तीसगढ़ में भी बैन लगाया जाएगा, और क्यों? हर ऐसे समूह, हर ऐसे व्यक्ति पे बैन लगना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए, उन पे दबिश बननी चाहिए जो देश की संप्रभुता पे, जो देश की एकता पे, जो देश के भाईचारे पे विपरीत प्रभाव डालते हैं। हर ऐसे समूह, संगठन, व्यक्ति पे पाबंदी लगनी चाहिए। हमारे पास कानून है, हम उनका उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं, कभी करते हैं, कभी हिचकते हैं, कभी दूसरी बातें हो जाती हैं। क्या हम खालिस्तान को अलाउ करेंगे? वहां पर अभी एक व्यक्ति हैं जो भिंडरावाले की बात कहते हैं कि एक व्यक्ति है, वो अलग अलग बात कर रहे हैं। क्या ऐसे समूह को हम अलाउ करेंगे? नहीं अलाउ करना चाहिए। पीएफआई की बात है, वो किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नाम लगता है। क्या वो अगर कोई ऐसा काम करेगा जो देश के हित में नहीं होगा, देश की सौहार्दता और एकता के विपरीत होगा, क्या हम उसको काम करने देंगे देश में? तो क्या बजरंग दल देश के खिलाफ काम कर रहा है? देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहा है? अगर वो वैमनस्यता फैला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस प्रकार के डायरेक्टिव दिए, सो मोटो सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक चुनाव के दरमियान सो मोटो एक डायरेक्टिव देती है कि हेट स्पीच में जो भी व्यक्ति संलिप्त हैं, शासन स्वयं इन पे कार्रवाई करे, और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे। हम उसे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के, निर्णय के, निर्देश की अवमानना मानेंगे जी। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा डायरेक्शन देना पड़ रहा है तो देश में कुछ तो हो रहा है, कोई तो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कुछ लोग, चाहे वो किसी समाज से जुड़े हों, किसी धर्म से जुड़े हों, किसी जाति से जुड़े हों, किसी क्षेत्र से जुड़े हों। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा काम करेगा तो निश्चित रूप से उनके ऊपर अंकुश, चाहे वो जिस पैमाने तक का हो, बैन तक का हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में भी बैन किया जाएगा? बजरंग दल को छत्तीसगढ़ में भी बैन किया जाएगा? उसके घोषणा पत्र में भी आ सकता है? अगर बजरंग दल ऐसे कुछ काम छत्तीसगढ़ में करेगा जो सौहार्द को बिगाड़ने के काम होंगे, जो सामान्य कानून प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं, तो बजरंग दल हो, ए दल हो, बी दल हो, सी दल हो, ऐसे सभी दलों पे नियंत्रण, सभी दल पर नियंत्रण होना चाहिए। टी एस सिंहदेव साहब, मैं आपसे कोई भी ऐसा करे जी बाबा साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हाल ही में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा नंद कुमार साहब कांग्रेस में आ गए। वो ये कहते हैं कि साहब बीजेपी में उपेक्षा हो रही थी, लेकिन अब तक जो एक ट्रेंड चल रहा है तमाम राज्यों में कि कांग्रेस के नेता निकलकर बीजेपी में जा रहे थे, और हम इंतजार भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अब देखते हैं कि कांग्रेस के कौन कौन से चेहरे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, बीजेपी में जाने वाले हैं। लेकिन यहां उल्टा हुआ, यहां नंद कुमार साय निकलकर बीजेपी में आ गए, किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अब कल ही जिस जगह आप हैं स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वहां पर एक बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। उनका यह कहना था कि साहब अब चूंकि छेड़ दिया है तो अब बात दूर तलक जाएगी। आप देखिए आने वाले समय में कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में किस तरीके से आते हैं। आपका भी जिक्र हो रहा है, क्या यह सही है? जिक्र हो रहा होगा, ये सही हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, राजनीति से पृथक हो जाऊंगा, लेकिन बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। ये मेरी कोई द्वंद्व में आप दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि देश की जनता जो है राजनेताओं के बयानों पर भरोसा नहीं करती। हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयानों को देखा कि कितनी बीजेपी सरकार की आलोचना हुई, कितनी नरेंद्र मोदी की आलोचना की गई, और राहुल गांधी के जब उन्होंने अध्यक्ष बनाया गया तो उनके कसीदे में उन्होंने सम्मान में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। दावे के साथ कह रहे हैं आप? बड़े बड़े नाम आपने ले लिए, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं जी। अपने दायरे में, अपनी सीमा में, अपने अंतरात्मा से मैं कभी कभी ज्यादा बोल जाता हूं। ये भी मैं कहीं ज्यादा मत बोल गया हूं। कई लोग बोलते हैं क्यों बोलते हैं बाबा आप ऐसा, मत बोला करिए, रहने दिया करिए। पर मेरी जो विचार है, मेरे निजी जो विचार हैं, केवल यही नहीं कि 9 दशकों से ऊपर
करीब मेरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है, आजादी के पहले से संघर्ष में सहभागी रहा, छोटे बड़े किसी भी पैमाने पे। और 5 पीढ़ी हम लोग की परिवार की हो गई कांग्रेस में। आज मेरे से वो नहीं होगा जो दूसरे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कई लोग हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में गए। अभी तो कर्नाटक में उल्टी झड़ी लगी हुई थी, बीजेपी के लोग कांग्रेस में आ रहे थे। मेरे से ये नहीं होता, मेरे से ये नहीं होगा कि आज मैंने कहा कि मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं और कल फिर मैं उठूं सुबह चेहरा धो के और लोगों के सामने जाऊं कोई नहीं, बीजेपी से अच्छा तो कोई दुनिया में है ही नहीं जी। ये मेरे से नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस में तमाम विधायकों से अगर बात करें या कुछ मंत्री हैं, उनमें निराशा है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे कदम उठा सकते हैं? आप मानते हैं कि कुछ निराशा है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में? मैं दूसरों के लिए तो नहीं कह सकता, अपने लिए स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। दूसरों के लिए मैं नहीं कह सकता। और उस मर्म का क्या हुआ जिसमें कभी एक इच्छा है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बना जाए? इच्छा की बात नहीं है, इच्छा तो सभी को होती है। ऐसी चर्चा मीडिया में थी कि कोई निर्णय ऐसा हुआ है 2.5 साल वाला, और वो मेरे लिए बहुत दबाव का सबब बन गया था। जैसे ही 2.5 साल पूरे हो रहे थे, रोज 100-200 फोन कॉल मेरे को अटेंड करने पड़ते थे, लोगों को बोलना पड़ता था, समझाना पड़ता था, कहना पड़ता था कि भाई ये सब हम लोग ऐसे नहीं होता, हाईकमांड निर्णय ये सब करते हैं और जो वो निर्णय करेंगे हम लोग उसका पालन करते हैं, कहीं कोई बगावत वाली बात नहीं रहती जी। और हमको धैर्य रखना चाहिए और हाईकमांड पे विश्वास रखना चाहिए और उनके निर्णय को, चाहे वो अपने मंशा अनुरूप हो या ना हो, उसका हमको पालन करना चाहिए। तो ये होता रहा और मेरे लिए बहुत दबाव के समय ये रहे पिछले 1.5-2 साल जी। जिस दरमियान रोज ये बात आती थी कि कब हो रहा है, ये नहीं कि होगा कि नहीं होगा, कि कब शपथ ले रहे हैं जी, कब शपथ ले रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत कठिन समय था। वो भी समय खैर आपका, तो ये आपका मानना है कि भले ही सचिन पायलट लक्ष्मण रेखा को लांग गए हों, लेकिन आप नहीं लांगेंगे? ना, मैं उस तरह से तो नहीं करूंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे टीएस सिंहदेव साहब, और बहुत ही सहज और शालीनता के साथ आपने ये बात कह दी है कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। ये बात अलग है कि बीजेपी बड़ी उम्मीद लगाए आपसे बैठी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।